हम लोगों ने एसक्यूएल स्टार्ट किया था, एसक्यूएल में हम डीडीएल कमांड पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम करेंगे डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। और इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कमांड क्या कहती हैं। मैंने इनिशियली आपको बताया था कि आपको क्वेरी लिखना एग्जाम्स में नहीं आएगा, ठीक है आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेरी लिखी कैसे जाती है, इसका सिंटैक्स क्या होगा, उसकी फंक्शनलिटीज क्या होगी, मालूम आपको होना चाहिए। क्योंकि जब आपको क्वेरीज दी जाएगी तो आप क्वेरी को तभी समझ सकते हो जब आपको उसको लिखना आता हो, है ना। तो डायरेक्टली आपसे लिखवाएंगे नहीं, लेकिन समझने के लिए उसके फॉर्म का सिंटैक्स और उसका मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए, है ना? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डीएमएल कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, डीएमएल। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी कमांड होती है। इंसर्ट कमांड है आपकी, अपडेट्स कमांड है, ठीक है। इस तरह की सारी कमांड्स इसके अंदर आती हैं। तो वन बाय वन हम इन सब की आज स्टडी करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, ठीक है। तो ये सारी कमांड आज करेंगे। इसके अलावा हम वाइल्ड कार्ड जो करेक्टर्स हैं, वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स, उस पर भी बात करेंगे आज, है ना। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, डीएमएल में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कमांड हम पढ़ने वाले हैं। एक चीज तो ध्यान रखना कि जो डीएमएल कमांड्स होती हैं, डीडीएल कमांड मैंने कहा था ऑटो कमिटेड है, और जो डीएमएल कमांड है वो ऑटो कमिटेड नहीं होती है। मतलब जैसे आपने किसी कमांड को रन करा दिया और उसको कमिट नहीं किया, उसके बाद आपने क्या किया है, रोल बैक कर दिया। रोल बैक करने के बाद वो पुराना जो डेटा आपने किया था ना रन कराने से पहले, वो सारा डेटा आप रिट्रीव कर सकते हैं, वो डेटा आपके पास आ जाएगा। मतलब कमिट करना पड़ेगा आपको परमानेंटली सेव करने के लिए, है ना। जबकि डीडीएल कमांड में क्या है कि विदाउट कमिट भी वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। रन कराने के बाद जो पुराना डेटा वो कंप्लीटली इरेज हो जाएगा, और आपका जो नया डेटा है जो रन कराने के बाद आया, रन कराने के बाद वो आपके सामने ही रहेगा, है ना। रोल बैक करने के बाद इसमें वापस आ जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि जो डीएमएल कमांड्स हैं आपकी, डीएमएल कमांड आर नॉट ऑटो कमिटेड, नॉट ऑटो कमिटेड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट ऑटो कमिटेड का मतलब ये है कि ये ऑटो कमिटेड नहीं है, ठीक है। अगर आपने कमिट कमांड नहीं दिया है तो परमानेंटली सेव नहीं होंगी। रन कराने के बाद अगर आप रोल बैक देते हैं तो पुराना डेटा वापस से रिकवर आपका हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, इसकी जो फर्स्ट कमांड थी आपकी वो थी इंसर्ट कमांड, कि सर हमने टेबल तो बना ली थी इसके अंदर डीडीएल कमांड्स में, अब इंसर्ट, उसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट करवानी है, तो हम कैसे करवाएंगे। मान लीजिए हमारे पास है कि सर इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले फॉर्मेट देख लीजिए कि सर इंसर्ट, फॉर्मेट के बाद हम इनकी वन बाय वन कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते रहेंगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम वैल्यूज वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड समथिंग समथिंग, ठीक है। ये इसका कुछ फॉर्मेट है आपका कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो टेबल का जो नेम है वो नेम दे दीजिए, वैल्यूज दे दीजिए, और जितनी वैल्यूज हैं आपकी, जितने भी आपके एट्रीब्यूट हैं उसके हिसाब से आप वैल्यू दे दीजिए। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि मान लीजिए जितने एट्रीब्यूट है, 4 एट्रीब्यूट है, तो आप चारों के अंदर वैल्यूज दे रहे हो, तब तो वहां इस तरह से आप लिख सकते हैं। मतलब हर एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू अगर आप असाइन कर रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं, तब तो ये फॉर्मेट काम कर जाएगा। जैसे मान लीजिए
कि मेरे पास कोई टेबल है, एग्जाम्पल कोई टेबल है स्टूडेंट नाम की कोई टेबल है, उसके जो एट्रीब्यूट है या कॉलम नेम है वो क्या है आपके रोल नंबर, कुछ भी हो सकता है, मैं तो यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड फोन नंबर, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आपको दे रखा है। मैं ये कहता हूं कि इन चारों एट्रीब्यूट्स के अंदर एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, इसके कॉलम है रोल नंबर, नेम, मार्क्स और फोन नंबर। इन चारों के अंदर मुझे वैल्यू पुट करानी है चारों कॉलम्स में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है स्टूडेंट हो गया। रोल नंबर के अंदर मान लीजिए जो भी इसका डेटा टाइप था इंटीजर टाइप का, तो आपने इंटीजर्स में वैल्यू पुट करा दी है 101, कुछ भी हो सकती है। नेम अगर आपने करेक्टर वर्क करेक्टर लिया है तो नेम किस तरह से लिखते हैं आप, मान लीजिए राज लिखा है आपने क्या किया, इस तरीके से करेक्टर वर्क करेक्टर को लिखा जाता है नेम्स को, है ना, डैश लगा के। और मार्क्स है, ये भी इंटीजर वैल्यू है, आपने ले लिया 85 और फोन नंबर ले लिया है 3124, मान लीजिए ये इस तरीके से। अब जब आप इसको सेलेक्ट करोगे या डिस्प्ले करोगे तो आपके पास क्या आएगा, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और फोन नंबर में, रोल नंबर में ये वैल्यू चली जाएगी, नेम्स के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी, मार्क्स में ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और फोन नंबर में ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल चीज है, कोई हमने कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल या बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो पढ़ नहीं लिया ठीक है, जैसे भी है, जो भी आपके एट्रीब्यूट दे रखे हैं, कॉलम नेम दे रखे हैं, उसमें सब हो जाता है, वहां तो ये काम कर जाता है। लेकिन मान लीजिए मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि रोल नंबर और नेम के अंदर आपकी वैल्यू इंसर्ट हो, केवल रोल नंबर और नेम के अंदर। मैं इन दोनों को नल रखना चाहता हूं, इन दोनों में कोई वैल्यू पुट कराना नहीं चाहता। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, फिर क्वेरी कैसे लिखोगे सर? फिर हमने एक क्वेरी लिखी है आपसे कि सर हमने क्या कहा कि हम केवल दो कॉलम्स के अंदर वैल्यू पुट कराना चाहते हैं, दो कॉलम्स को नल रखना चाहते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। अब आपके किस किस कॉलम्स के मैं करवाना चाहते हैं सर? मैं करवाना चाहता हूं रोल नंबर के अंदर, और सेकंड में क्या है आपका नेम, केवल इनके अंदर मैं वैल्यूज को पुट करवाना चाहता हूं। वैल्यूज, क्या वैल्यूज है आपकी? रोल नंबर है 102 और इसका नाम है पुनीत, ठीक है, ये हमने कर दिया, लास्ट में सेमीकोलन लगा स्टेटमेंट ऑफ करने के, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा सर, इस वाली सिचुएशन के अंदर कि आपके केवल नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं आपके टेबल में, लेकिन जो दूसरा रो आपने इंसर्ट करवाई है, पहले मान लो रोल नंबर नेम, तो अब जो वैल्यू है रोल नंबर की 102 जाएगी, नेम की ये जाएगी। बाकी आपने कॉलम्स में वैल्यू पुट नहीं कराई है, तो वहां क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आपकी टेबल है, फर्स्ट टाइम आपने ये वाला करवाया और सेकंड टाइम आपने ये करवाया, तो अब आपके पास टेबल क्या बन के आई सर? एक ही टेबल है आपके पास, उसमें आपने पहले फर्स्ट रो इंसर्ट करवा दी, फिर सेकंड रो इंसर्ट करवा दी। हमारे पास क्या था कि सर हमारे पास था इसके अंदर रोल नंबर, दूसरा क्या था आपके पास, नेम, मार्क्स और फोन नंबर, यही है आपका नेम, मार्क्स और फोन नंबर। तो हमने अगर फर्स्ट टाइम करवाया था तो क्या करवाया था, 101 राज, 85 और 3124। हमारे पास क्या आया था सर, 101 राज, दूसरा क्या है 85 3124, राइट। सेकेंड टाइम जब हमने करवाया है तो हमने केवल रोल नंबर और नेम ही इंसर्ट करवाया है, तो 102 मैं कहता हूं सर यहां पर आपने करवा दिया अपनी। अब ये जो वैल्यूज है इसमें आपने कुछ भी इंसर्ट नहीं करवाया, तो इसमें क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, नल, ये नल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि सर अगर हम सारे एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज इंसर्ट करवा रहे हैं तब तो इस तरीके से आप उसको इंसर्ट करवा दीजिए, ठीक है, आपके लिए ये फॉर्मेट रहेगा। और किसी स्पेसिफिक
कॉलम्स में अगर आप करवा रहे हैं तो आप इस तरीके से उसको करवा सकते हैं। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है टेबल पर, डेटा पर, या फिर आप जो क्रिएट कर रहे हैं टेबल उस पर डिपेंड है ना। हम इंसर्ट करवाना सीख रहे हैं कि जो भी टेबल आपके पास गिवन है उसके अंदर आप वैल्यूज को किस तरीके से इंसर्ट करवाएंगे। यहां तक सबको मेरे हिसाब से बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपडेट पे। ये तो हो गई आपकी इंसर्ट कमांड। अब है सेकंड आपकी अपडेट कमांड। सेकंड है आपकी अपडेट कमांड। सेकंड है आपकी अपडेट। एसक्यूएल है वो नॉन केस इनसेंसिटिव है। मैंने आपको बताया इसको सिंटैक्स है वो इनसेंसिटिव, कैपिटल में लिखो चाहे आप स्मॉल में लिखो, लेकिन जो डेटा होता है एक्स वाई जेड जो भी डेटा है वो केस सेंसिटिव है। मान लो मैंने टेबल का नाम रख दिया, मैंने कल भी बताया था, कैपिटल PUNEET। अब आपके पास यही नाम है, अब सर्च करोगे ना तो इसी नाम से सर्च करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते PUNEET, उस केस में ये गलत हो जाएगा, है ना। वहां कैपिटल और स्मॉल का फर्क आ जाता है। तो जो डेटा होता है वो केस सेंसिटिव है, और जो एसक्यूएल के जो सिंटैक्स हैं वो केस इनसेंसिटिव है। अब अपडेट को आप कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, है ना। तो क्या हो गया, अपडेट कमांड क्या कर रही है सर? अपडेट क्या करता है, किसी भी जो डेटा है टेबल के अंदर, मान लीजिए ये कोई भी डेटा है, मुझे ये वैल्यू चेंज करनी है, ये वाली वैल्यू चेंज करनी है, या ये वैल्यू चेंज करनी है, या इसकी कोई वैल्यू चेंज करनी है, तो वहां क्या करते हैं, अपडेट हम यूज में लेते हैं किसी भी डेटा को चेंज करने के लिए। कॉलम के किसी भी डेटा को चेंज करने के लिए, स्पेसिफिक डेटा भी हो सकता है, या कॉलम के सारे जो डेटा है रोज के लिए वो भी चेंज हो सकते हैं। वो कैसे होंगे देखिए, इसका कमांड है आपका अपडेट, अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम। अब जिसको भी आपको सेट करना है, मान लीजिए सेट कॉलम 1 वैल्यू 1, दो कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है, दो की कर दीजिए, कॉलम 2 वैल्यू 2, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन है कि आप कंडीशन के हिसाब से करने को, स्पेसिफिक आपको करना है तो आप कंडीशन भी लगा दीजिए, वेयर कंडीशन, ठीक है। अब जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से आपको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देखिए मैंने आपको ये बताया कि सर अपडेट टेबल नेम सेट वैल्यू, कॉलम की जो वैल्यू 1 है उसको चेंज कर रहे हो, कॉलम की वैल्यू को 2 को चेंज कर रहे हो, और वेयर है कंडीशंस। अगर कंडीशन के हिसाब से स्पेसिफिक आपको चेंज करना है तो कर। अब देखिए काम कैसे कर रहा है ये वाला काम। मैंने ये कहा कि सर अब मैं एक एक करके आपको 3-4 क्वेरी लिख रहा हूं और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखते हैं। कि सर मैं ये कह रहा हूं कि अपडेट, अपडेट स्टूडेंट, मान लीजिए स्टूडेंट नाम की कोई टेबल है, अपडेट स्टूडेंट सेट फोन नंबर, सेट फोन नंबर, ये कर दिया आपने 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक तो सिचुएशन ये वाली है। दूसरा है कंडीशन, दूसरी क्वेरी है अपडेट। अब इसमें क्या क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखिए, अपडेट स्टूडेंट सेट फोन नंबर, यही ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, और मैंने कंडीशन दे दी वेयर रोल नंबर, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 102, ठीक है। तीसरी क्वेरी मैंने लिखी है अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स 95, कॉमा फोन नंबर आपने कर दिया है, यही ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, और वेयर रोल नंबर इज वेयर
रोल नंबर इज 102। ठीक है, अब देखिए हर क्वेरीज के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। पहला चीज है अपनी, मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट हम कहाँ यूज में लेके आ रहे हैं, कोई भी डेटा को अगर आपको चेंज करना है, उसकी वैल्यू को चेंज करना है। मान लीजिए ये है कि अपडेट स्टूडेंट सेट फोन नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कि स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसका फोन नंबर अपने को सेट करना है। मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है, मैं इस टेबल को कुछ इस तरह से बना देता हूँ। एक बार कुछ वैल्यूज मैं ले लेता हूँ इसकी, है ना। ये स्टूडेंट नाम की टेबल है, इसे समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये इसका रोल नंबर है, और क्या क्या दे रखा है, रोल नंबर, मार्क्स, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फोन नंबर। रोल नंबर, नेम, मार्क्स और फोन नंबर। ठीक है, रोल नंबर है आपका 10। ठीक है, 00 101 102 103। नेम आपका और कुछ नेम वाला दिया है क्या, ना ना ना, नेम का कुछ नहीं दिया। मार्क्स का दिया 95 और फोन नंबर दिया 123456। फोन नंबर है 1, इसका फोन नंबर आप ले लो कुछ भी। मार्क्स है आपका 95, मार्क्स सेट 95। ठीक है, इसका हो गया आपका 35 40 60 70। इसका है आपका, कोई फोन नंबर ले लीजिए आप, 4125 4124 4136 4480। नेम XY XZ ZX और PY। ये कोई टेबल है आपके पास, है ना। अब पहली क्वेरी अगर मैं रन कराता हूं कि अपडेट स्टूडेंट सेट फोन नंबर दिस, तो ये क्या कर रहा है कि सर फोन नंबर की जो वैल्यू है ना, सारी वैल्यूज वो 1 2 3 4 5 से आपका सेट कर देता है। तो अब ये क्या कर रहा है कि सर आपने अपडेट किया ना, इसके ऊपर अपडेशन लगाया कि सर फोन नंबर की वैल्यू चेंज हो, तो फोन नंबर की जितनी भी इस कॉलम की जितनी वैल्यूज है ना, ये सब चेंज होके क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे आपकी 1 2 3 4 5 6 से। 1 2 3 4 5 6 अपडेट हो गई, सारी वैल्यू अपडेट हो गई, है ना। जब तक आप कंडीशन नहीं दोगे तब तक आपकी इस कॉलम के लिए जितनी भी रोज है ना, उनकी सारी वैल्यूज फोन नंबर की चेंज हो जाती है। ठीक है, तो पहली क्वेरी तो ये कहती है। सेकंड क्वेरी ये कहती है कि सर मुझे सब कुछ नहीं करना है, मुझे फोन नंबर सेट करना है 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसका करना है जिसका रोल नंबर 102 है। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, 102 रोल नंबर ये वाला है, तो उस केस में ये क्या करेंगे कि ये सारी वैल्यू तो सेम रहेंगे, केवल ये वाली जो वैल्यू है ना आपकी, ये होगी 1 2 3 4 5 6। ये सेकंड क्वेरी, सेकंड क्वेरी में ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ, केवल ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये चेंज हो गई। ये सेकंड क्वेरी कह रही है आपकी। थर्ड क्वेरी क्या कहती है आपके सर, थर्ड ये कह रहा है कि सर अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स 95 फोन नंबर दिस वेयर रोल नंबर 102। अब मुझे एक कॉलम की जगह दो कॉलम की वैल्यूज को चेंज करना है। अभी तक हम फोन नंबर की वैल्यू को सेट कर रहे थे, अब मुझे मार्क्स की वैल्यू भी चेंज करनी है, ये करनी है मार्क्स की वैल्यू सेट करके, और फोन नंबर की वैल्यू ये करनी है, लेकिन किसके लिए, केवल रोल नंबर के लिए, 102 के लिए। तो हमने कहा सर 102 के लिए हमने क्या किया है सर, मार्क्स और फोन नंबर की वैल्यू चेंज की है। मार्क्स की जो वैल्यू थी उसको तो हमने कर दिया है 95, तो ये चेंज होके 95 हो गई, और फोन नंबर क्या हो गया 1 2 3 4, इसका फोन नंबर चेंज हो गया। ये कह रही है आपकी थर्ड क्वेरी, ये कहती है आपकी सेकंड क्वेरी, और ये कहती है आपकी फर्स्ट क्वेरी। समझ में आया या नहीं आया बताएं, ये चीज क्लियर है या नहीं है, बता दीजिए कि अपडेशन किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, हाउ द अपडेशन इज वर्किंग एंड इज परफॉर्मिंग। बताइए मनोज जी, अजय, ये क्लियर है या नहीं है अपडेशन। अपडेशन काम में आता है हमारे किसी भी कॉलम्स की वैल्यूज को चेंज करने के लिए, उस डेटा को चेंज करने के लिए। अगर हम कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं, कोई वेयर क्लॉज नहीं देते हैं, तो उस कॉलम के लिए सारी रोज की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जैसे अपडेट स्टूडेंट सेट फोन नंबर हमने ये कहा है, तो इसमें जो फोन नंबर जितने फोन नंबर दे रखे थे वो सारे चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम को चेंज करना है, स्पेसिफिक कॉलम की किसी रो को चेंज करना है, तो हम क्या करें, वेयर कंडीशंस हम देते हैं।
तो वेयर कंडीशन हमने 100 रोल नंबर 102 है, तो 102 के लिए फोन नंबर चेंज होगा हमारा, है ना। सारी कॉलम की रोज की जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं होंगी आपकी। और जब हमें 2 कॉलम पर काम करना है तो हम 2 कॉलम भी दे सकते हैं, 3 कॉलम्स पे काम करना है 3 कॉलम्स भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज हम कर सकते हैं थ्रू अपडेशन कमांड्स के। क्लियर है ये अजय, मनोज? ठीक है। अब तीसरा आपका कमांड है डिलीट कमांड। देखिए डिलीट कमांड कैसे काम कर रहा है। आपका डिलीट कमांड, थर्ड है आपका डिलीट कमांड। डिलीट कमांड ही वही है। अब हमें किसी का जो टेबल है उसका डेटा डिलीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास डिलीट कमांड आता है। पर ध्यान रखना DDL स्ट्रक्चर पर लग रहा था, DML उसके डेटा पर लग रहा है ना, डेटा पर हम वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया सर, डिलीट कमांड है। डिलीट कमांड ये तीसरी कमांड है। तो डिलीट में हम क्या करेंगे सर, वही है डिलीट, जो भी कॉलम का नेम है, जिस पे भी डिलीट करना है, जिस भी डेटा पे डिलीट करना है, जिस कॉलम के किस डेटा पे डिलीट करना है उसका आप नाम दे दीजिए। तो मैंने ये कहा कि सर मान लीजिए मुझे डिलीट फोन नंबर करना है, फोन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज 101। ठीक है, 101 का फोन नंबर हमें डिलीट करना है। अब देख लीजिए 101 नंबर कौन सा है, ये इसका हमें फोन नंबर को डिलीट करना है। तो ये जो वैल्यूज है ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी उस केस के अंदर। और अगर मान लीजिए आप ऐसी कंडीशन नहीं देते ना डिलीट में, किसी का नहीं देते, आपने इसकी जगह दे दिया डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 101। ठीक है, अब आपने क्या किया है कि फोन नंबर की जगह स्पेसिफिक कॉलम की जगह आपने क्या किया है, स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब होता है फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी वैल्यू, है ना। तो डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 101, इसका क्या मतलब है कि 101 में आप 101 जो रोल नंबर है इसकी सारे कॉलम्स की वैल्यूज को डिलीट कर दीजिए। मतलब इसके करस्पॉन्डिंगली नेम की वैल्यू डिलीट हो जाएगी, ये भी डिलीट हो जाएगी और ये भी डिलीट हो जाएगी। इसका ये मतलब, अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम की डिलीट करनी है तो मार्क्स की डिलीट कर दीजिए, मार्क्स ला लीजिए इसके अंदर। जैसे आपने कहा ना फोन नंबर की डिलीट करनी तो फोन नंबर की डिलीट हो जाती। अब आपने स्टार कर दिया है तो नेम भी डिलीट हो जाएगा, मार्क्स और फोन नंबर कौन सी 101 के करस्पॉन्डिंग ये तो बनी रहेंगी आपकी। 101 का नेम, मार्क्स और फोन नंबर आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिलीट कमांड। अब आते हैं हम अपनी मेन कमांड पर, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन से पूछी जाती है, वो है सेलेक्ट कमांड। बेसिकली सारी कमांड के जो सिंटैक्स हैं बहुत कुछ फिक्स है आपके, है ना। तो वही फिक्स कमांड होती है, आपको जो भी डेटा डालना कर। लेकिन जो सेलेक्ट कमांड होता है इसको हमें कई तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप क्वेरीज को कैसे रिट्राइव करके लेके आ रहे हैं डेटाबेस के साथ। तो 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेलेक्ट कमांड के बेसिस पर पूछे जाते हैं। कि आपको कोई भी डेटाबेस दे रखा है, ठीक है, हो सकता है क्वेरीज आपको दे रखी हो कि इस क्वेरी का आउटपुट क्या होगा, कितनी रो सेलेक्ट होगी, क्या डेटा का फाइनली आउटपुट निकल के आएगा। तो आप कभी भी एसक्यूएल में देखोगे तो 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो सेलेक्ट कमांड के बेसिस पर है आपके। ठीक है, और दूसरा ये है कि बाद में सेलेक्ट को वो कैसे यूज में ले रहा है, डायरेक्टली सेलेक्ट ले रहा है या सब क्वेरीज के रूप में ले रहा है, कोरिलेटेड क्वेरीज के रूप में यूज में ले रहा है, वो एक अलग चीज है। बट आप देखिए 70 to 80% क्वेश्चन फ्रॉम एसक्यूएल आर बेस्ड ऑन सेलेक्ट कमांड। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं सेलेक्ट कमांड की तरफ कि सर मेरे पास कुछ ऐसा है कि एक टेबल है, मैं कुछ इस टेबल को इस तरीके से लेना चाहता हूं कि मान लीजिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड मेरे पास कोई एग्जांपल है आपके पास कि एक टेबल बना के दे रखी है, ये टेबल है, ठीक है, ये आपका रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है। रोल नंबर है, नेम है और आपका मार्क्स है।
इसमें वैल्यू है 101, इसमें है 102, इसमें है आपके 103। नेम कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए राज दे दिया, ठीक है, ये है अक्षय, ठीक है, और इसको दे दिए आप मनोज, ठीक है। मार्क्स है 85, 90 और 91, ठीक है। ये हमारी कोई टेबल है, इस पर मैं कुछ लगा रहा हूं सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड मैंने सबसे पहले लगाई कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। ये स्टूडेंट नाम की कोई टेबल है, ये स्टूडेंट नाम की टेबल है। मैंने इसमें कुछ क्वेरीज लगाई हैं आपकी इस स्टूडेंट पर कि सेलेक्ट से हम क्या क्या आउटपुट निकाल रहे हैं। कि सर मैंने कहा फर्स्ट क्वेरी लगाई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। एक तो मैंने इस पर ये क्वेरी लगाई। स्टार का मतलब हमेशा फॉर ईच वैल्यूज, ईच कॉलम्स के लिए होता है ना, फॉर ईच के लिए। सेकंड है आपका, सेकंड मैंने क्वेरी लगाई है इसके अंदर कि सेलेक्ट, कोई भी मैंने कॉलम का नाम ले लिया, सेलेक्ट स्टार नहीं, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर रोल नंबर इज 101, ठीक है। तीसरी क्वेरी मैंने इस पर लगाई है इस टेबल पर कि सर सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर roll number is equals to 101। और चौथी क्वेरी है क्वेरी नंबर 4। क्वेरी नंबर 4 में यहां लिख देता हूं, आ रहा है दिखाई, सेलेक्ट नेम, फोन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखिए किसका क्या रिजल्ट आएगा, देखो आप। टेबल हमारे पास ये वाली है, मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब इसमें से सारे कॉलम्स की वैल्यूज को हमको फाइंड आउट करके लेके आना है, कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन हमको नहीं दे रखी है। तो ये पूरी टेबल आपके पास रिट्रीव होके आ जाएगी, एज इट इज सारी टेबल आ जाएगी आपके पास। अब मैंने कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 101, 101 के लिए मुझे टेबल निकालनी है। तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा सर, 101 के लिए जो टेबल है वो हमारे पास निकल के आएगी। तो बहुत कुछ ये आउटपुट आएगा हमारे पास कि सर क्या था, रोल नंबर था, नेम था और फोन नंबर था। नेम था और क्या था इसमें, नेम था और मार्क्स थे, ठीक है। अब हम क्या कंडीशन दे दी है कि हमारे लिए 101 के लिए ये सारी वैल्यूज निकल के आनी चाहिए। 101 के लिए, तो 101 के लिए कौन सी थी सर वैल्यू, 101 के लिए थी आपकी ये वाली वैल्यू, रोल नंबर 101 है तो उसके लिए 101 राज और 85, 101 राज और 85, 85 ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है ना। तीसरा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 101। अब इसने स्टार की जगह क्या दे दिया है, नेम है। केवल हमें नेम की वैल्यू निकल के आएगी जहां रोल नंबर 101 है। इस रोल नंबर के लिए नेम क्या है आपके पास, राज। तो हमारे पास क्या निकल के आया सर, नेम निकल के आया और नेम की वैल्यू क्या निकल के आई, राज, राज, ये राज निकल, ठीक है, ये निकल के हमारे पास आया। फिर चौथी क्वेरी क्या है सर हमारे पास, चौथी क्वेरी ये है कि सेलेक्ट नेम फोन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, कि स्टूडेंट टेबल के नेम और फोन नंबर हमें निकालने हैं। अब कोई वेयर कंडीशन हमारे पास नहीं दे, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हमारे पास क्या होगा, नेम और फोन नंबर ये सब निकल के आ जाएंगे। नेम और फोन नंबर, फोन नंबर तो था ही नहीं ना, तो मार्क्स कर दो इसको, मार्क्स कर दो, है ना, ये मार्क्स कर दिए, तो नेम और मार्क्स निकल के आ जाएंगे इसके। तो हमारे पास क्या हो गया, नेम और मार्क्स सारे निकल के आ जाएंगे। और फ्रॉम टेबल कोई कंडीशन दे नहीं रखी है, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया सर,
नेम निकल के आ गया और मार्क्स निकल के आ गया। नेम में क्या है, राज, अक्षय और मनोज। इसमें क्या है 85, 90 और 91, ये आपकी वैल्यूज है। ये आपका निकल के आ गया चौथी क्वेरी। ठीक है, और बस यही है आपका। इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी काम करती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? कुछ भी नहीं है आपका, है ना? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट का सारा जो डेटा है एज इट इज टेबल स्टार होके आ जाएगी। दूसरी कंडीशन है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 101, रोल नंबर के 101 के करस्पॉन्डिंगली जो भी वैल्यूज हैं, इस रोल नंबर के वैल्यूज है ना आपकी नेम मार्क्स की सारी टेबल्स की, वो सारी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। ठीक है, और सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 1, केवल नेम की वैल्यू पूछिए आप तो नेम का कॉलम आ जाएगा राजस्थान, 101 के करस्पॉन्डिंगली नेम की क्या वैल्यू है वो निकल के आ गई। और चौथा है आपका नेम और मार्क्स। अब कितने भी कॉलम आप दे सकते हैं इसके अंदर, 2 3 4 जो भी आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम स्टूडेंट, तो नेम और मार्क्स, नेम और मार्क्स की सारी वैल्यूज आ जाएगी आपकी, आ जाएगी नेम और मार्क्स की, कोई कंडीशन तो है नहीं, तो सारी वैल्यूज हमारे पास निकल के आ जाएंगी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए कि सेलेक्ट कमांड कैसे लगाया है हमने। अजय, मनोज एंड तरुण प्रजापत, सेलेक्ट कमांड कैसे काम कर रहा है ये क्लियर है सबको? हाँ जी अजय जी, पढ़ते पढ़ते नहीं हो यार आप सर, आपकी बदौलत ही हो। ऐसे मत किया कर अजय यार, एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कमांड इस तरह से काम कर रहा है। अब बात आती है कि सर जब हम इनमें क्वेरी देते हैं सेलेक्ट का, अब हम सेलेक्ट की थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि सर सेलेक्ट जब हम दे रहे हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हमारे पास आ जाती है कि 2 डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनका डेटा निकाल के लाइए, कि बिटवीन वाली सिचुएशंस आ जाती है, और वाली सिचुएशन आती है, मल्टीपल डिपार्टमेंट में से हमको डेटा सेलेक्ट करना है। मैं क्या करूँ, 70 to 80% क्वेरी आपकी सेलेक्ट पर बेस्ड होती है। तो कौन कौन सी क्वेरीज को जहाँ मल्टीपल और होगा, एंड होगा, बिटवीन होगा, ठीक है, कई बार आपके पास वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स होते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। ये तो एक जनरल सेलेक्ट क्वेरीज है कि हम सेलेक्ट क्वेरीज, जनरल सेलेक्ट क्वेरीज लगाई, कोई टेबल है हमारे पास, जो टेबल से हमें डेटा को निकाल के लेकर आ रहे हैं। सर क्वेश्चन की बुक आएगी क्या? क्वेश्चन की बुक कौन सा, प्रोग्रामर के लिए? किस बुक की बात कर रहे हैं आप? बुक्स तो मैं दे चुका हूं आपको, पीडीएफ वगैरह सारा, बाकी तो आप और भी ट्राई करें, पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा दूंगा आपके। क्या मार्केट में बुक की बात कर रहे हैं क्या आप प्रोग्रामर के लिए? बिल्कुल, एक्चुअली देखो हमारा पहले टारगेट यही था कि एक मार्केट में इसको लॉन्च कर दी जाए बुक को, लेकिन उसमें क्या है कि प्रॉब्लम ये होती है कि यही सारे बुक हम क्वेश्चन उसमें देने वाले थे, बट फिर हमको लगा कि यार इसमें दिक्कत ये है कि कई इसमें तो टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं, है ना? तो फिर हमने फिलहाल तो नहीं है निकालने का, लेकिन देखते हैं, अभी तो शायद महीने भर है आपकी वैकेंसीज को लेके। भाई मैटर तो हमारा तैयार है सारा, हम चाहें तो आराम से 10 दिन से 15 दिन के अंदर बुक निकाली जा सकती है, बट चूंकि अब डेटा क्या है, हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स को दे चुके हैं, और ये डेटा जो है, जो बुकलेट से बहुत से स्टूडेंट्स के पास पहुंच गई है। तो कल को क्या होता है कि किसी और पर्सन ने बुक निकाली और इसी डेटा को कॉपी कर लिया हमारे, तो वो क्या है, कॉपीराइट एक्ट के कई इश्यूज आ जाते हैं। तो हमने तो अब ऑलरेडी सारा डेटा आपको दे चुके हैं, तो वो कई चीजें हैं उसमें दिक्कत है, तो देखते हैं। खैर अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बाकी आप लोगों को तो मिल ही रहा है डेटा, आप तो तैयारी करते रहे साथ के साथ, है ना? और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको और वाली बुक बता दूंगा, उनको रेफर कर दूंगा, आप वहां से भी उसको कर सकते हैं। देखो मनोज, प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चंस करवाने में बहुत टाइम लगता है इसमें, है ना? तो डीबीएमएस का ये एसक्यूएल है, रिलेशनल अलजेब्रा, टपल रिलेशन कैलकुलस, मैं पूरा करवा दूंगा आपको,
और इसके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। और जो आपका फाइल मैनेजमेंट था उसके सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आपके सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको पीडीएफ का। फर्स्ट और सेकंड वाला जो यूनिट थी इसके क्वेश्चंस भी मैं करवा चुका हूँ, और नेटवर्किंग के ऑलरेडी मैं कई क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन ले चुका हूँ, और जो डेटा लिंक लेयर है उसके सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको यहाँ। बाकी फिर आप थोड़ा सा ट्राई करें, है ना, थोड़ा बहुत तो आप भी करते रहे। बाकी डेटा लिंक लेयर मैं पूरा करवा दूंगा, एसक्यूएल के और टीआरसी डीआरसी के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा दूंगा। फाइल मैनेजमेंट के मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के भी मैंने करवाए हुए हैं जहां तक आपको पता है। केवल एक ट्रांजेक्शन कंकरेंसी कंट्रोल का बचेगा, तो आप देख लीजिएगा 70-80% क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ऐसा होगा तो प्रॉब्लम क्लासेस अलग से ले लेंगे उसकी, ये है ना। बाकी एसक्यूएल, टीआरसी और डीआरसी ये पूरा मैं यहाँ करवाऊंगा विद सारे क्वेश्चंस जो भी पीडीएफ में दे रखे हैं, जो पुराने एग्जाम्स में है, 100% यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, ये हो गया सेलेक्ट। अब आती है सर कि कुछ एरी क्वेरीज हैं कि सेलेक्ट के साथ उनका हम यूज में लेते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हो गए या फिर ऐसी कंडीशंस हो गई, तो उनको हम कैसे डील करें। कि मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि मेरे पास कोई टेबल है एम्प्लॉय नाम की, एम्प्लॉय नाम की है, ये है ई नेम, एम्प्लॉय नंबर, जॉब, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। कि सर मेरे पास कोई एम्प्लॉय टेबल है, हाँ करवा दूंगा ना मनोज, एसक्यूएल, रिलेशनल एवरेजर, टपल रिलेशनल और डोमेन जो कैलकुलस है ना, तो सारा करवा दूंगा आपको, चिंता मत करो। ये पूरी यूनिट में दोबारा करवा रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन जो आपके हैं सबके एक एक क्वेश्चन में करवा दूंगा, है ना, निश्चिंत रहो। तरुण अभी कुछ ऐसे पोस्टों के बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। इनिशियली इन्होंने 199 पोस्ट भेजी थी आपकी प्रोग्रामर की, बट सुनने में आ रहा है कि 35 से 36 पोस्ट साइबर थाने की भी इसमें ऐड हुई है। तो साइबर थाने में भी 60-40 का इन्होंने रूल लगाया है, मतलब टोटल पोस्ट का, तो इस हिसाब से 212 पोस्ट आपकी बनती है। तो इनिशियली लेवल पर इन्होंने 199 पोस्ट भेजी है। अब वो 12-13 पोस्ट हैं, वो बढ़ने का है, शायद इन्होंने लेटर भेजा है नहीं भेजा है उसका तो कुछ आइडिया नहीं है। तो या तो 199 पोस्ट है या 212 पोस्ट है आपकी, तो 1-2 दिन के अंदर ये शायद क्लियर हो जाएगा। और अप्रैल में तो आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है, कंफर्म है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अप्रैल में आ पाएगी आपकी वैकेंसी, और क्योंकि अभी इन्हें निकालना स्टार्ट नहीं किया, और आरपीएससी में लगभग 14 या 15 वैकेंसी ऑलरेडी पहुंच चुकी है ना, जिसमें कॉलेज लेक्चर्स भी है, दूसरा है आरएससी भी है, आपकी मेडिकल डिपार्टमेंट की भी है, कई चीजें हैं। अब ये निकालना कब से स्टार्ट करते हैं और आपका कब नंबर आता है, पर मुझे ऐसा लगता है शायद मई में, आपका 15 मई के आसपास उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि शायद वैकेंसी आपकी आ जाए। बट हो सकता है और भी डिले हो जाए, जून तक ले जाए ये लोग, है ना क्योंकि अब गवर्नमेंट का क्या कहें इन लोगों से, 10 साल में तो आपकी अब वैकेंसी निकाल रहे हैं लोग। वैसे 199 में 70 पोस्ट आपकी जनरल की थी, 199 में 70 पोस्ट आपकी जनरल की भेजी गई थी इन्होंने, जितना मुझे इंफॉर्मेशन मेरे पास आई थी कि 70 पोस्ट है। और अब कितनी बढ़ती हैं वो उस पर दिखते हैं, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मोर एंड लेस इतना ही होगा। और इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आप हैंड पे नहीं होती है, तो उस पर सोचने का कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए 212 आती हैं, 215 हैं, 225 हैं, अब ये निकालना तो अपना काम है ही नहीं ना। अब उसमें जनरल कितनी है, ओबीसी कितनी है, ये तो अब वो गवर्नमेंट सोचेगी इसके अंदर। भाई हमारा काम है, जब हमको मालूम चल चुका है कि वैकेंसी आएगी, चलो 15-20 दिन लेट हो जाएगी, महीने भर लेट हो जाएगी, वैकेंसी तो आनी है, ये तो कंफर्म है। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि फुल फ्रेश अपना जो कंसंट्रेशन है वो अपनी पढ़ाई पे लगाना है ना, ध्यान देना ही नहीं है कितनी है। मुझे एक ये बताइए, अगर एक वैकेंसी आती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, और 1000 वैकेंसी आती है तो आप कम मेहनत करते हैं। तैयारी तो आपको पूरी करनी होती है ना। तो अपना जो ब्रेन है वो ज़्यादा डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें, आप तो बस पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई पे ध्यान दें। 199 होगी, 212 होगी, ज़्यादा ज़्यादा 220 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है, जो भी होगी देखेंगे, नोटिफिकेशन के टाइम पर क्लियर हो ही जाएगा ना चीज़ें तो ना। बाकी पहुंचने को तो 15 फरवरी को पहुंच गई थी आपकी वैकेंसी। अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, इनकी इंटरनल क्या प्लानिंग है, कि जून में निकालते हैं कि मई में निकालते हैं, क्या चल रहा है इन लोगों का, ये तो ये जाने। हो सकता है ये जुलाई अगस्त तक भी खींच जाए इसको, आप कुछ कह नहीं सकते। हालांकि मुझे नहीं है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मई में आ जाएगी आप,
बट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इनको इस साल एग्जाम नहीं करवाना है तो ये लेट निकालने की कोशिश करेंगे, जुलाई में निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम चला जाए। और अगर मई में आपकी वैकेंसी आ गई तो इस साल आपका एग्जाम हो जाएगा सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। आप तो अपनी फुल फ्लैश पढ़ाई पर ध्यान दें, जो होगा वो देखेंगे, है ना। कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं है तो उस पर विचार करने का कोई ज़्यादा सेंस निकलता नहीं है अपने को, है ना। अपन ज़्यादा सोचें उस पर तो मतलब ही नहीं निकल रहा है। अब इन्होंने 10 साल तो 2013 के बाद 10 साल तो निकाल लगा ही दिया, इंस्टीट्यूट ने क्या कर लिया मुझे खुद बताओ आप। 2013 के बाद आपकी वैकेंसी आ रही है, आपने क्या किया? कुछ नहीं, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना, डिपार्टमेंट के ऊपर। जो कुछ चीज़ें हैं जो अपने हाथ में नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि वैकेंसी आ रही है, अब भले 15-20 दिन 1 महीने ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या करेंगे ये लोग, है ना। तो मई में आ जानी चाहिए फर्स्ट सेकंड वीक तक, और ज़्यादा डिले करते हैं तो जून में आएगी, और तो क्या है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। अपना ये है कि जब नोटिफिकेशन आए उससे पहले अपना एक बार सारा कोर्स कवर हो जाए, उसके बाद 3-4 महीने का जितना भी टाइम है आप रिवीजन उसको करते रहें कंटिन्यूस जाके। स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, बहुत लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो रियल ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी फॉर्म तो बहुत आते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, फॉर्म तो इसमें भी 60-70 हज़ार फॉर्म आएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि प्रिपरेशन ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि डीप प्रिपरेशन जितना टेक्निक में जाते हो ना आप, उतना स्टूडेंट की हालत खराब होती चली जाती है। तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है आप जब इस लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। आइए अनुदेशक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो आप ऊपर से कर जाइए, काम हो जाएगा। इसमें डीप आपको जाना पड़ेगा सब्जेक्ट की, ठीक है। अब हम चालू करते हैं एम्प्लॉय। मान लीजिए अपने पास ये टेबल है एम्प्लॉय की, इसके ये कॉलम है ई नेम, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर। मैं एक क्वेरी लिखता हूं कि सर मैंने क्वेरी लिखी, राइट ए क्वेरी WAQ, राइट ए क्वेरी टू फाइंड, इस टेबल को रेफरेंस मान के, टू फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर 10, ठीक है। एक तो हमारे पास ये क्वेरी है कि WAQ मतलब राइट ए क्वेरी, है ना, राइट ए क्वेरी टू फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नंबर 10, कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए नेम ऑफ एम्प्लॉय हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे सर, हमने क्वेरी लगाई सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट ई नेम, ई नेम निकालना है ना हमको, एम्प्लॉय नेम, फ्रॉम, किस टेबल से निकालना है, एम्प्लॉय टेबल से निकालना है, वेयर डिपार्टमेंट नंबर 10, ठीक है, सिंपल क्वेरी है भाई, वेयर कंडीशन दे रखी है और ये निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड इसी का रेफरेंस मान के, ये आपके पास टेबल है, अब इसमें 4-5 क्वेरीज आपको दे रहा हूं और कुछ पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास कुछ इस तरह से है कि सर मैंने सेकंड क्वेरी लिखी है आपके पास WAQ टू फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय of department number is 10, whose salary is greater than 20,000 या 2,000 कर दो। एक ये क्वेरी है, इसका आपको क्वेरी लिखनी है इसकी। अब देखिए इसमें दो सिचुएशन है आपके पास, दो कंडीशन दे रखे कि फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 20। अब आपको इन दोनों को रेफर मान के ई नेम निकालना है। तो हमने क्या किया सर, हमने क्या किया, क्वेरी लिखी कि सेलेक्ट, कि दो कंडीशंस आपके पास दे रखी है, तो हम उसको कैसे जोड़ रहे हैं, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज 10, एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी क्या है, एंड से जोड़ दिया, एंड
सैलरी क्या है आपकी ग्रेटर देन और 2000, ठीक है। मतलब दो कंडीशन आपको दे रखी है, तो हमने क्या किया है, उसको हमने जोड़ दिया है वेयर क्लॉज लगा के एंड से, ठीक है। ये कंडीशन भी होनी चाहिए और ये कंडीशन भी होनी चाहिए, ठीक है। एडवांस जावा आपका इस संडे से स्टार्ट हो जाना चाहिए, है ना। इस संडे को आपको सैटरडे तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, 99% है, इस संडे को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है आपकी ये। अब मैं कहता हूं कि मुझे तीसरी क्वेरी लिखनी है कि सर मैं आपसे कह रहा हूं कि राइट ए क्वेरी टू फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय of department number of department number 10 और 20। अब देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से चेंज हो रहा है ना। और अभी तक था एंड, तो और से अगर हमें जोड़ना है तो हम क्या कर रहे हैं सर, इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम। अब ये है ना, ये केस सेंसिटिव है, मुझे नहीं पता क्या है अब, क्योंकि हमने क्या किया है, ई नेम इस हिसाब से दिया है, तो ई नेम है ना ये वाला, तो ये ई नेम, ठीक है, ये ई नेम रखा है। तो अब यहां अगर आप ई नेम ये रखोगे ना ये वाला, तो गलत हो जाएगा, अब आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट ई नेम, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, जो आपका कॉलम का नेम दे रखा है उसी कॉलम पे रखना पड़ेगा। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो हमारे पास क्या किया, जब और से हम जोड़ रहे हैं क्वेरीज को, तो हमने क्या किया है, और लगा दिया है, ठीक है। ये वाली और कंडीशन है। अब बात ये है कि सर मुझे और भी इसमें ज्वाइंट करना है, कि मैं ये कहता हूं कि सर डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30 में ऐसी कंडीशन रख देता हूं 30, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसमें डिपार्टमेंट नंबर में मल्टीपल और लगा के कर दीजिए, या फिर इसका एक तरीका और है कि जब मल्टीपल और जैसी सिचुएशन होती है ना आपकी, तो हमें बार बार और लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिए, मल्टीपल जब भी और होता है ना, ये 10, 20, 30, या तो आप ऐसे लिख दीजिए 10 और डिपार्टमेंट नंबर 20 और डिपार्टमेंट नंबर 30, ये भी सही है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इस मल्टीपल और की जगह आप क्या लगा दीजिए, इन लगा दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, मल्टीपल और की जगह हम क्या कर सकते हैं, इन लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्वेरी निकल के आती है सर, कि सर हम ये भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट ई नेम, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर। अब आपको और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट नंबर दिस और डिपार्टमेंट नंबर दिस, तो आप क्या कीजिए, डिपार्टमेंट इन लगा के इसमें निकालना था 10, 20 और 30, ये कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इनका क्या यूज में लेते हैं, मल्टीपल और के लिए। तो हमने क्या कहा सर, मल्टीपल और के लिए हम इन भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब आता है सर, क्वेरी है, अब दूसरी क्वेरी है कि सर हमें क्वेरी लिखनी है WAQ टू फाइंड नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, नेम ऑफ ऑल employees whose salary is between is
बिटवीन 10,000 एंड 20,000 ठीक है। ठीक है, हमको क्या करना है, नेम निकालना है एम्प्लॉय का हुज सैलरी इज बिटवीन 10,000 20,000। अब ये बिटवीन वाली सिचुएशन आ गई है ना। एंड वाली पढ़ ली हमने, और वाली पढ़ ली है कि अब जब वेयर क्लॉज में एंड दे रहे हैं तो कैसे यूज लेना है, और दे रहे हैं तो कैसे यूज लेना है। अब आती है बिटवीन। बिटवीन का मतलब है ये बाउंड्रीज को भी टच करता है, इंक्लूडिंग द बाउंड्रीज। बिटवीन का मतलब ये होता है इंक्लूडिंग द बाउंड्री, इन दोनों के बीच में, साथ में ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी, तो इंक्लूड द बाउंड्रीज। अरे यार क्या है यार, इंक्लूड द बाउंड्रीज कर रहा है आपके साथ। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जिसकी सैलरी 10,000 और 20,000 के बीच में है, इंक्लूडिंग 10,000 और 20,000, उनका एम्प्लॉय नेम हमें बताना है। तो हम इसके लिए क्या क्वेरी लिख सकते हैं सर, इसके लिए क्वेरीज है, इसको दो तरीके से आप लिख लीजिए। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि सर आप ऐसे लिख सकते, सेलेक्ट, निकालना क्या है, ई नेम निकालना है, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय where salary greater than equal to 10,000 and salary less than equal to 20,000। ठीक है, या तो इस तरह से लिख लीजिए इस चीज को, है ना, दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इस चीज को लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि सर इसी क्वेरी को लिख रहे हैं हम कि सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय where salary between 10,000 and 20,000। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोनों चीजें, दोनों वे करेक्ट है, है ना, किसी भी तरीके से आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये एग्जाम का मुझे नाम नहीं पता है, मैं क्वेश्चंस डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपको, है ना, कि इसमें ये था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको लेकर आया हूँ। राइट ए क्वेरी टू फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय, whose name is between A and D। ठीक है, ए और डी के बीच में जो नाम है वो हमको फाइंड आउट करने हैं। और टेबल आपके पास दे रखी है, मान लीजिए ये डेटा टेबल दे रखी है, ये ई नंबर है, ये ई नेम है। ठीक है, अपने को इससे मतलब है तो अपन इस पर बात करते हैं कि ये एम्प्लॉय टेबल है आपको, इसमें ये डेटा आपको दे रखा है, ई नेम है। अब इसमें नेम क्या दे रखा है सर, ए दे रखा है, एक बार अंकित दे रखा है, ठीक है, एक बार दे रखा है अनुज, ठीक है, फिर आपको दे रखा है बापू, फिर है बबलू। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है डी, और एक बार नाम दे रखा है दीपक। कुछ ऐसा नाम आपको दे रखे हैं, ये नाम दे रखे हैं मान लीजिए। अब देखिए कौन सा डेटा निकल के आएगा, ये पूछा है कि सर ये क्वेरी है, हमने क्वेरी लगा दी और उसका डेटा हमारे पास क्या निकल के आया। मैंने क्वेरी क्या लगाई सर, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय where
where name, where e name between A and D, between A and D। अब इसका आंसर क्या है, क्वेरी तो आपने लिख दी, अब इसका आंसर क्या निकल के आया सर आपका, A और D। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो A और D में क्या होगा कि A और D के, मैंने कहा जब बिटवीन आता है तो बाउंड्री भी इंक्लूड होती है। A और D के बीच में जो भी वैल्यूज है ना, जो भी आपका ई नेम है, तो इसमें क्या हुआ सर, आपका ये नेम निकल के आया, ए नेम निकल के आया, हाँ सर ये भी निकल के आ जाएगा। अंकित नेम निकल के आया, हाँ सर अंकित भी आ जाएगा आपका, अनुज भी आ जाएगा आपका, ठीक है, बापू भी आ जाएगा आपका, बबलू भी आ जाएगा आपका, बबलू, ठीक है, डी फॉर दीपक भी आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं डी, सॉरी दीपक नहीं, केवल डी नाम से है ये, है ना, और एक है आपका दीपक, तो ये दीपक नाम है ना, ये नहीं आएगा। ए से स्टार्ट होगा, ए के बाद कोई वैल्यू हो और डी नाम तक, ठीक है, वहां तक आएगा। डी के बाद जो भी नेम होगा ना वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखना इसके अंदर। जैसे ए और डी के बीच में निकालना है, तो ए से स्टार्ट होने के बाद जो भी इसके बीच में नाम आएंगे वो, और डी की स्टार्टिंग वैल्यू तक। अब मान लीजिए दीपक है, तो दीपक इसमें शामिल नहीं होगा, ये दीपक शामिल नहीं होगा इसके अंदर, इसके आउटपुट में ये लोग शामिल होंगे। ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ये नेट में था या गेट में था, लेकिन ये किसी में था, नेट या इसरो में से किसी में था, ये किसी ईयर्स के अंदर। मैं तो क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो ध्यान रखना जब भी हो तो ये आस्की कोड लेता है इस हिसाब से। तो ए और डी, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, डी पर है, तो ए और डी उसमें शामिल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन डी के बाद की जो वैल्यूज आएंगी ना, डी नाम के अंदर भी डी के बाद की जो वैल्यूज हैं वो नाम सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है गेट में, चलो इसको क्वेश्चंस को तो अपन बाद में देखेंगे, नहीं तो अपना लंबा हो जाएगा, अपन कमांड पे जाते हैं, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ठीक है। ये है रीनेम, अब आपके पास है कमांड रीनेम, रीनेम कमांड। टेबल का अगर नाम चेंज करना है, टेबल के कॉलम्स का नाम चेंज करना है, तो उसका लिए आपके पास क्या आती है, रीनेम कमांड। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा आपका कि सर रीनेम all table name to the new table name, ठीक है। ये आपका कमांड हो जाता है रीनेम का, ठीक है। मान लीजिए आपको चेंज करना है कुछ कॉलम के नाम चेंज करने हैं, तो पूरा टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे स्टूडेंट टेबल का नाम एम्प्लॉय रखना है, तो हमने क्या किया, रीनेम, पुरानी टेबल का नाम क्या था, ऑल टेबल का नाम, ठीक है, वो था स्टूडेंट, ये था आपका स्टूडेंट। इसको चेंज करना है किसके साथ, न्यू टेबल, न्यू टेबल का क्या नाम रख दिया, एम्प्लॉय रख दिया है, मान तो एम्प्लॉय नाम से चेंज हो जाए, ठीक, ये एम्प्लॉय नाम। लेकिन ये पूरी टेबल का नाम चेंज हो रहा है। अब मैं पूरी टेबल का नाम चेंज नहीं करके कुछ कॉलम्स का चेंज करना चाहता हूं, तो आप कर लीजिए। मैंने कहा सर रीनेम स्टूडेंट रोल नंबर नेम टू एम्प्लॉय, मतलब जिस कॉलम का जो नाम रखना है, स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर नेम को मैं चेंज कर रहा हूं किस नाम से, ई नेम और ई नंबर और ई नेम से चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है पूरी टेबल का नाम भी चेंज किया जा सकता है, और उसके किसी कॉलम का नाम चेंज करना है तो कॉलम का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज ए वे हाउ टू चेंज द टेबल नेम एंड कॉलम ऑफ द टेबल्स, ठीक है। एक कमांड होती है डिस्क्राइब कमांड, इसी के अंदर डिस्क्राइब ये होता है कि जो टेबल के कंटेंट है ना, आपके टेबल के नेम हो गया, उसका एक तरह से डिस्क्रिप्शन, पूरा जो स्केलेटन है उसके बारे में हमें बता देता है कि उसके एट्रीब्यूट का नाम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, कोई प्राइमरी की लगा रखी है, फॉरेन की लगा रखी है, क्या लगा रखी है, वो पूरी चीज आपको विदाउट डेटा आपको बता देता है, वो डिस्क्राइब
टेबल हो जाता है। तो इसका क्या है आपका, सर डिस्क्राइब टेबल नेम, टेबल नेम, ठीक है। तो डिस्क्राइब टेबल नेम है आपका। आपने कहा कि सर डिस्क्राइब स्टूडेंट करना है आपको, डिस्क्राइब स्टूडेंट नाम की जो टेबल है उसको डिस्क्राइब करना है। तो आपके पास स्टूडेंट टेबल के अंदर कितने तो कॉलम थे, उनका डेटा टाइप क्या था, अगर आपने कोई कंस्टेंट यूज में ले रखा है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, नॉट नल, तो वो सारी चीजें आपको शो कर देता है। उसके लिए हमारे पास कौन सा कमांड आता है, ठीक है, डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बता देता है आपको टेबल का। क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कमांड की तरफ कि सर एसक्यूएल जो है आपका, कि जो एसक्यूएल है वो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट वैल्यू लेता है ना। मान लीजिए किसी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू, उस कॉलम की वैल्यूज को आप प्रिंट करा रहे हो और आप कोई कमांड नहीं दे रहे हो, मतलब ई नेम कर दिया, ई नेम में मान लीजिए 4-5 डुप्लीकेट नेम है, तो बाय डिफॉल्ट वो डुप्लीकेट वैल्यू लेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आए आपके आंसर के अंदर, तो आपको डिस्टिंक्ट कमांड देना पड़ता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो डुप्लीकेट वैल्यू लेगा। तो एसक्यूएल में क्या होता है कि सर जो एसक्यूएल है बाय डिफॉल्ट, by default print duplicate value, print duplicate data, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो डुप्लीकेट लेगा। if we want to eliminate duplicity, if we want eliminate duplicity, we should use distinct keyword, we should use distinct keyword, ठीक है। अब देखिए ये कैसे काम कर रहा है, और इसका मैं कुछ आपको लेके दिखाता हूं एग्जांपल। कि मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल मैंने लिया, कि सर मेरे पास है स्टूडेंट नाम की कोई टेबल है, मान लीजिए इसका रोल नंबर है, ये नेम है, ये मार्क्स है, नेम और मार्क्स। ये 101 है, ये 102 है, ये 103 है, ये 104 है। इसमें नाम है आपका राहुल, ये है राज, ठीक है। ये भी आपका राहुल है और ये राम है, राहुल है और ये आपका राम है। मार्क्स है आपके 35, 98, 68 और 42, ये कुछ इसने मार्क्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं आपके पास में क्वेरी लगाता हूं, स्टूडेंट्स क्वेरी, कि सर मैंने कहा कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास जब नेम निकालोगे तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, कि सर आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, नेम की सारी वैल्यूज, चाहे वो डुप्लीकेसी हो तो भी आ जाएगी आपके पास। राहुल, राज, राहुल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये डुप्लीकेसी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। अब मैं इसके आगे डिस्टिंक्ट लगा देता हूं, मैंने कहा सर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट select distinct from student, ठीक है।
डिस्टेंस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब नेम है वो डिस्टिंक्ट हो गया, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी सर? नेम की हमारे पास वैल्यू आती है, वो है आपकी राहुल, ठीक है, राज और राम, ये वैल्यू आएगी आपकी। ये जो वैल्यू है राहुल के, दो बार नहीं लिखी जाएगी, सिंगल टाइम आपके पास डिस्प्ले होके आएगी। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि डुप्लीकेसी इज नॉट अलाउड, जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो आएगी। इस तरीके से ये काम करता है डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, एक मेन पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए ये कोई आपके पास टेबल है, टेबल नंबर आर, आपके पास कोई ये टेबल है, टेबल है ए बी सी और डी, 1 2 ए बी, ठीक है, 1 3 बी सी, 1 3 बी और सी, ठीक है, 2 2 ए और डी, ठीक है, 3 1 ए सी, 3 1 ए सी, 4 3 बी डी, 4 3 बी डी, 3 1 ए बी, 3 1 ए बी, ये कोई टेबल है आपकी। और मैंने इसमें कुछ क्वेरीज लगाई है। क्वेरी लगाई है पहला कि सर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए, डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर, ए फ्रॉम आर, इस टेबल का नाम है आर, ठीक है। दूसरी मैंने एक क्वेरी लगाई है कि सर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए बी फ्रॉम आर। तीसरी मैंने क्वेरी लगाई है आपकी कि सर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए बी, ठीक है। तीसरी क्वेरी है आपकी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए बी सी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए बी सी फ्रॉम आर। और चौथी क्वेरी है मेरे पास, इससे मैं कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए डिस्टिंक्ट बी, सेलेक्ट ए डिस्टिंक्ट बी फ्रॉम आर। देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि सर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर, तो क्या होगा कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टिंक्ट वैल्यू, तो कितनी नंबर रो निकालेंगे आपके? एक, ठीक है। मैं कहता हूं नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी इस वाले के अंदर फ्रॉम आर, तो एक रो ये वाली होगी क्योंकि एक ही वैल्यू काउंट होगी आपकी, डुप्लीकेट वैल्यू होगी नहीं। दूसरी, तीसरी, तीन है, तीन भी रिपीट हो रहा है आपका, तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी इसके अंदर? नंबर ऑफ रोज आएंगी 4। इसमें कितनी हो जाएंगी सर? नंबर ऑफ रोज 4। नंबर ऑफ रोज कितनी सेलेक्ट होके आएंगी? 4, ठीक है। अब ये है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए बी, दोनों ए बी को डिस्टिंक्ट रखा है इसने, तो ए बी को डिस्टिंक्ट रखने पर ये भी डिस्टिंक्ट है, ये भी डिस्टिंक्ट है, 2 2 3 1 3 1, ये रिपीट हो रही है आपकी, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है इसमें? नंबर ऑफ रोज 5। ये भी क्वेरी चल जाएगी आपकी। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एबीसी, मतलब तीनों है एबीसी की वैल्यू कॉमनली डिस्टिंक्ट आए, तो तीनों की कोई वैल्यू डुप्लीकेट होगी तो उसको वन टाइम ही कंसीडर करेगा। 1 2 ए, 1 3 ए, 2 2 ए, 3 3, मतलब कोई भी वैल्यूज नहीं होगी। तो देखो 3 1 ए, ये रिपीट हो रही है आपकी, 3 1 ए 3 1 ए, तो नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी इसमें? नंबर ऑफ रोज कितनी होगी? 5। ये भी आपका 5 ही निकलेगा। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 5। ये भी आपकी रन हो जाएगी। अब यहां क्या है कि सर इसका क्या होगा, ये जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेलेक्ट ए, मतलब एक कॉलम तो आपने डिस्टिंक्ट ले लिया, डिस्टिंक्ट बी कॉलम है वो तो डिस्टिंक्ट ले लिया, और ए है वो जनरल रखा है हमने, तो ये क्वेरी क्या कितनी रो देगी? तो ये क्वेरी आपकी रन ही नहीं होगी, एरर प्रोड्यूस कर देगी। तो डिस्टिंक्ट क्या कर रहा है कि डिस्टिंक्ट हमें ये बता रहा है कि सारी जो भी आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, या तो वो सारे डिस्टिंक्ट लो,
या विदाउट डिस्टिंक्ट लो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कॉलम तो आप विदाउट डिस्टिंक्ट ले रहे हो, एक कॉलम आप डिस्टिंक्ट ले रहे हो। तो डिस्टिंक्ट जब हम यूज में लेंगे कीवर्ड, तो हमेशा ध्यान रखना सारे जो कॉलम्स आप यूज में ले रहे हो, जैसे ए है तो ए डिस्टिंक्ट ले लो या बिना डिस्टिंक्ट ले लो। यहाँ दोनों डिस्टिंक्ट ले लिए हैं, यहाँ तीनों आपने जो थे ना एबीसी, ये भी तीनों आपने डिस्टिंक्ट लिए थे, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो आप, ए तो विदाउट डिस्टिंक्ट ले रहे हो, बी ले रहे हो डिस्टिंक्ट के साथ ले रहे हो। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड में ये पॉसिबल नहीं है, वो आपको एरर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। इस पर भी कई क्वेश्चंस बनाकर आपको क्वेरी पूछी गई है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल हम करेंगे इसकी आगे की चीज। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। आज अपन क्लास ऑफ करते हैं।